भी मेरे कॉल मैं आपको 486 भेजूंगा, मेरा कॉल सी पार्टी को फॉरवर्ड कर देना। यही उसने बोला था टास्क को। टास्क में अपना क्या कॉन्फ़िग दिया था कि जब भी मैं आपको बिजी हूं तो मेरा कॉल फॉरवर्ड कर दीजिए। मतलब क्या कहना चाहता है, जब भी मैं आपको 486 भेजूंगा आप मेरा कॉल क्या कर दीजिएगा, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो ये क्या करेगा, अब ये कॉल किसको फॉरवर्ड करेगा, सी पार्टी को। तो टास्क अब समझ जाएगा कि कंडीशन मेरा मीट हो रहा है, कंडीशन मीट हो रहा है, 486 आ गया है। अब यहीं पे सबका कॉल फ्लो हो गया, कॉल फ्लो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बस यहाँ से ही आपका 181 कॉल इज बीइंग, ये टास्क अब किसको भेज देगा, 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड भेज देगा। किसको, SCSCF को। और यही हमारा बी पार्टी के पास, बी पार्टी से ए पार्टी के पास चला जाएगा ये टोन कि आपका कॉल फॉरवर्ड कर दिया गया है। ये हमारा 181 चला जाएगा। ओके, तो जैसे ही 181 हमारा भेजेगा उसमें अब क्या बोल देगा वो, कॉल पार्टी सी का भेज देगा, है ना। हैंग हो गया गाइस, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमारा कॉल पार्टी हमारा सी पार्टी का भेज देगा और SCSCF क्या करेगा, फिर से इनम के पास जाएगा और सेम प्रोसेस है, इनम के पास जाके सी पार्टी का टेलीवर आई भेजेगा। सी पार्टी का टेलीवर आई जैसे ही मिल जाएगा वो ICSCF का एड्रेस मिल जाएगा बी पार्टी का, और SCSCF बी पार्टी वाला SCSCF क्या कर देगा, कॉल कर देगा किसको, बी सी पार्टी के ICSCF को। फिर सी पार्टी का ICSCF SCSCF के पास जाएगा, LIR डेफिनेटली करेगा। फिर उसके बाद SCSCF से टास्क के पास जाएगा, टास्क से बी पार्टी के पास चला जाएगा। समझ में आया सबको, किसी को भी कोई डाउट है इस कॉल फ्लो में अभी भी, एक बार ड्रॉ कर लो इसको सभी लोग। ये वाला यहाँ तक तो डेफिनेटली ड्रॉ करो, इसके बाद भले मत करो, यहाँ तक ड्रॉ करो सभी लोग। सर जो 486 आने के बाद सर, जैसे टास्क के बाद 486 हाँ पहुंचा तो हाँ 181 जनरेट के साथ में इनवाइट जनरेट करेगा ना। हाँ, 181 जब कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड भेजेगा ना तो उसमें सी पार्टी का एड्रेस चला जाएगा। 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्ड भेजेगा तो 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड में सी पार्टी का एड्रेस चला जाएगा। एल्स यहाँ पे हमारा इनवाइट भी जा सकता है, यहाँ पे एक नया इनवाइट जनरेट कर देगा, इनवाइट का 100 आएगा। ओके, यही तो बना यहाँ लो, हाँ, ये वाला कॉल, ये वाला कॉल फ्लो बना लो। 2 मिनट्स है सबके पास ड्रॉ करने के लिए। किसी को अभी भी कोई डाउट है इसमें तो एक पूछ ले मेरे से, मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन हाँ, आपको ऐसे ही सारा कॉल फ्लो
अपने आप से बनाना है ना, अपने आप से नहीं बनाओगे तो ये कॉल फ्लो में झंझट होगा। ओके, तो आप अपने आप से बनाने का टाइम आपके पास है, यहाँ पे टाइम कम है, 2 घंटा टाइम मिलता है मेरे को सारा चीज बताने में। आपके पास टाइम है, जब पढ़ते हो तो ड्रॉ करते रहो, नहीं तो आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी टाइम यहाँ पे जा रहा है। ओके तो जो बोला जाए क्लास में एटलीस्ट उसको तो करो। सर ये कॉन्फ्रेंस कॉल सभी होता है लोग सर? कॉल कॉन्फ्रेंस, हाँ। सर तो कॉन्फ्रेंस कॉल को सर लॉजिक ये सोचो, क्या टास्क लॉजिक सोचो कैसे होगा, जनरेट करेगा या कैसे एमआरएस होगा जनरेट करेगा? कॉन्फ्रेंस, क्या होगा कौन, कैसे पहले होगा, दो पार्टी वही कॉल में हो सोचो जाएंगे। कैसे होगा कॉन्फ्रेंस, कैसे होगा। पहले 2 पार्टी का कॉल, ठीक है, उसके बाद हम्म, उसके बाद थर्ड पार्टी कॉल कर रहा है। देखो यार सिंपल सोचो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ। ए पार्टी बी पार्टी कॉल में रहेंगे, अब हमारे पास कॉन्फ्रेंस में क्या आता है, ज्वाइंट और add। 2 तरह का कॉन्फ्रेंस कॉल बनाया था हमने, एक हमने बनाया था ज्वाइंट और एक बनाया था एडेड। एडेड का मतलब आप कॉल करके ऐड करते हो, ज्वाइंट का मतलब आपको कोई कॉल कर रहा है आप उसको मर्ज कर देते हो, राइट, यही होता था ना। यस तो सर। चलो हम लोग एडेड को लेके चलते हैं। ए पार्टी बी पार्टी कॉल पे है। अब आप क्या करेगा, ए पार्टी सी पार्टी को कॉल करेगा, तो ए पार्टी जैसे ही सी पार्टी को कॉल करता है, पहले ए और बी के बीच का मीडिया होल्ड हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, यस सर। होल्ड पे चले जाते हैं ये लोग। तो ए पार्टी और बी पार्टी पहले होल्ड पे चले जाएंगे, तो ए पार्टी इनवाइट भेजेगा और उसमें क्या भेजेगा, सेंड ओनली, है ना। ए पार्टी सेंड ओनली भेजेगा और उधर से बी पार्टी क्या भेज देगा, रिसीव ओनली। तो कॉन्फ्रेंस में आप पहले ए पार्टी बी पार्टी के बीच में कॉल बनाओगे, फिर ए पार्टी और बी पार्टी के बीच में क्या बनाओगे, होल्ड बनाओगे, अब फिर ए पार्टी और सी पार्टी के बीच में कॉल बनाओगे, है ना। अब कॉल तो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे काम हो गया क्या, कि ए पार्टी सी पार्टी के बीच में कॉल है, ए पार्टी बी पार्टी के बीच में कॉल है बट लेकिन मीडिया नहीं है। अब हमारा क्या होगा प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम क्या होगा कि हमारा मीडिया हमको एक चाहिए, एक ही मीडिया चाहिए, एक मीडिया नहीं रहेगा तो हमारा काम खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको, मीडिया मल्टीप्लेक्सिंग करना पड़ता है। तो मीडिया मल्टीप्लेक्सिंग का काम कौन करता है, टास्क किसके थ्रू करता है, एमआरएफ के थ्रू कराता है। तो एमआरएफ यहाँ पे आएगा और वो क्या कर देगा, आपका कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई जनरेट करेगा। सभी लोग इसको लिख लेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको यहाँ पे मिलेगा इनवाइट की जगह पे, यहाँ पे आपका इनवाइट में ही यही चीज जाएगा, अब इनवाइट में सबके लिए, और जो कॉल मर्ज कर रहा है वही भेजेगा। तो कौन कॉल मर्ज कर रहा है, ए पार्टी, अगर ए पार्टी कॉल को मर्ज कर रहा है तो ए पार्टी का से इनवाइट में ये चला जाएगा, कॉम फैक्ट्री यूआरआई, कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई जनरेट होगा, क्योंकि सेम यूआरआई होना चाहिए। ए पार्टी बी पार्टी का नंबर अलग होगा, ए पार्टी जब बी पार्टी को कॉल करेगा तो उसके टेल यूआरआई से करेगा, ए पार्टी जब सी पार्टी को कॉल करेगा तो उसके सी टेल यूआरआई से करेगा। लेकिन जब हम लोग कॉमन कॉल करना चाहते हैं, जब कॉन्फ्रेंस कॉल करना चाहते हैं तो क्या होगा, कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई जनरेट होगा, एक ही यूआरआई सबको ट्रांसफर कर दिया जाएगा ताकि कॉल हमारा हो सके। तो ए पार्टी का जो हमारा टास्क और एमआरएफ है वो क्या करते हैं, मिलके कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई जनरेट कर देते हैं, और कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई फिर से हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं सबको। तो फिर से हमारा एमआरएफ से अब कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई सबके पास आएगा। ए पार्टी का एमआरएफ भेजेगा ए पार्टी के एमटास को, एमटास से फिर वैसे ही होते हुए हमारा फिर कॉल फ्लो सबके पास इनवाइट जाएगा। और फिर जब कॉमन तो मीडिया कॉल फ्लो 200 में, होके आएगा, कॉमन मीडिया तो सब बड़ा कॉल फ्लो है, छोटा कॉल, कॉल फ्लो में भी हमारे बनाना पड़ेगा इसके तो। हाँ हाँ एमआरएफ बनाना पड़ेगा, एमआरएफ के बिना कॉल फ्लो कैसे होगा, एमआरएफ तो बनाना पड़ेगा। देखो कॉन्फ्रेंस में क्या आप लोगों को ड्रॉ करना है, मैं बता देता हूँ। ए पार्टी बी पार्टी के बीच में कॉल बनाओ, ओके, सभी लोग बना के मेरे को भेजेंगे फिर मैं देखूंगा। ए पार्टी बी पार्टी के बीच में होल्ड बनाना है, ओके, और इसमें एमआरएफ इंक्लूड कर देना है पहले से ही, ओके, पहले से ही एमआरएफ लगा दो, ए पार्टी बी पार्टी, ए पार्टी का एमआरएफ बी पार्टी का एमआरएफ सी पार्टी का भी एमआरएफ सब में लगा दो। कॉल फ्लो मतलब भले मत बनाओ लेकिन लिख दो उसमें। अब क्या होगा, ए पार्टी सी पार्टी के बीच में कॉल बनाओ,
अब यहाँ पे MRF, ए पार्टी का MRF इनवाइट ही जनरेट करेगा, कुछ नहीं और जनरेट करेगा, इनवाइट ही भेजेगा, लेकिन उसमें क्या भेजेगा, ऑन फैक्ट्री URI। और कॉन्फ्रेंस कौन करवाता है, कॉन्फ्रेंस कौन करवा सकता है, कौन कौन है सर्वर जो कॉन्फ्रेंस करवाता है, तो कॉन्फ्रेंस हमारा काम कौन करवाता है, टास्क, तो टास्क के पास भेजेगा और टास्क अपना MMTel प्रोफाइल दे देगा, टास्क ही कराएगा ना MMTel, तो टास्क को भेजेगा, ए पार्टी के टास्क को भेजेगा और टास्क हमारा फिर सबको सर्कुलेट कर देगा। तो ए पार्टी के टास्क से फिर जाएगा किसके पास, ए पार्टी के SC/SCF के पास, और ए पार्टी का SC/SCF अब सबको भेजेगा, किसको भेजेगा, ए पार्टी बी पार्टी को भेजेगा, मतलब बी पार्टी के IC/SCF, बी पार्टी के SC/SCF, बी पार्टी के टास्क, बी पार्टी के BC/SCF, बी पार्टी के UI के पास जाएगा। फिर ए पार्टी मर्ज कर रहा है तो ए पार्टी सी पार्टी के IC/SCF, सी पार्टी के SC/SCF, सी पार्टी के टास्क टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर, सी पार्टी के PC/SCF, सी पार्टी के UI के पास जाएगा, और ये कॉमन जाएगा। जैसे ही वो लोग 200 ओके भेजेंगे, कॉमन हमारा मीडिया स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो वो लोग को 200 ओके उसको पिक नहीं करना है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी इन अ कॉल, दे आर ऑलरेडी इन अ कॉल, तो अपने आप 200 ओके आ जाएगा। हाँ बोलो सर, एक बार में 2 इनवाइट, सर एक बार में 2 इनवाइट जनरेट करेगा ना सर, फिर एक ना ए से अपना ए से अनहोल्ड कर रहा था, एक बार में 2 इनवाइट जनरेट करेगा। देखो कॉल, देखो मैं फिर से समझा देता हूँ, ये वाला इतना प्रोसेस होगा, इसमें क्या होगा, ए बी कॉल पे रहेंगे, तो ए बी को कॉल करेगा, तो सिंपल जो अभी IMS का कॉल फ्लो बनाया है वो, अब ए और बी का होल्ड होगा, तो ए पार्टी इनवाइट भेजेगा और उसमें क्या भेजेगा, सेंड ओनली, सेंड ओनली जाएगा, और बी पार्टी उधर से सेम जैसे IMS का कॉल फ्लो जब बनता है तो वैसे ही बनाना है, बी पार्टी उधर से क्या भेज देगा, 200 ओके में रिसीव ओनली भेज देगा, बी रिसीव ओनली। ये वाला ए और बी के बीच में कॉल था, ए और बी के बीच में कॉल है लेकिन मीडिया नहीं है, कॉल कटा नहीं है लेकिन मीडिया नहीं है। अब ए पार्टी क्या करता है, कॉल करता है तो ये होल्ड पे चला जाता है, ए सी के बीच में मीडिया स्टार्ट हो जाएगा, इनके बीच में अब RTP स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, ये RTP नहीं है, अब इन दोनों के बीच में एक कॉमन RTP, एक कॉमन मीडिया प्रोवाइड कराना है। कौन काम करेगा, MRF काम करेगा। MRF क्या करेगा, ए पार्टी मिक्स कर रहा है कॉल को, मिक्स कौन कर रहा है, ए पार्टी, तो ए पार्टी का MRF मीडिया मिक्सिंग करेगा, इसको क्या बोलते हैं, मीडिया मिक्सिंग करना ना, कॉमन मीडिया प्रोवाइड कराना, मीडिया मिक्सिंग कराना। तो ए पार्टी का MRF क्या करता है, कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री URI जनरेट करता है, एक URI जनरेट करता है जो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज हो सके, और वो किसको भेज देता है, टास्क को भेज देता है। टास्क क्या करता है, अब इसका यही काम है, इसी का काम है सप्लीमेंट्री सर्विस देना, तो ये सप्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करता है किसको, ए पार्टी का SC/SCF को भेजता है, ए पार्टी का SC/SCF इसी इनवाइट को फॉरवर्ड करता है दोनों के पास, बी पार्टी के पास भी और सी पार्टी के पास भी। तो बी पार्टी के पास जब फॉरवर्ड करेगा तो कैसे होगा, बी पार्टी के ए पार्टी के SC/SCF से बी पार्टी के IC/SCF के पास जाएगा, बी पार्टी के SC/SCF के पास जाएगा, बी पार्टी के टास्क के पास जाएगा, बी पार्टी के PC/SCF के पास जाएगा, बी पार्टी के पास चला जाएगा। सेम इनवाइट ए पार्टी सी पार्टी को भी भेजेगा, क्योंकि वहां पे इनवाइट में हमारा अब ये चेंज हो चुका है। तो अब क्या करेगा, ए पार्टी का SC/SCF सी पार्टी के IC/SCF को भेजेगा, सी पार्टी के SC/SCF को भेजेगा, सी पार्टी के टास्क को जाएगा, फिर सी पार्टी से SC/SCF से सी पार्टी के PC/SCF के पास जाएगा, सी पार्टी के UI के पास जाएगा, और वो दोनों ही, ये दोनों ही 200 ओके भेजेंगे, है ना, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में ऑलरेडी आप ऐड कर रहे हो, तो 200 ओके आएगा, और आपका कॉमन मीडिया भी है और टास्क भी आपको सर्विसेज दे रहा है, तो आपका मीडिया क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा और कॉल कॉन्फ्रेंस पे आ जाएगा। ओके, एक बार आप लोग बनाओ इस कॉल फ्लो को, ये इतना मैंने हिंट दे दिया, बना के भेजो मेरे को, टाइम लग जाएगा इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, टाइम लगेगा फालतू में, आगे का क्लास हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो सभी लोग बनाएंगे इसको। और कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन बिजी, अब हम लोग क्या बनाएंगे, कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन अनकंडीशनल और कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये भी बनाएंगे। CFNRI भी बनाएंगे, नॉट रिस्पॉन्डिंग,
नॉट रीचेबल मतलब वही अनकंडीशनल, और हमारे पास ये कॉन्फ्रेंस कॉल। जितने भी सप्लीमेंट्री सर्विसेज आपने सिप में पढ़ा है सबको बना सकते हो यहाँ पे, और बनाओगे तो बेहतर रहेगा। सर मैंने तो अनकंडीशनल भेज दिया था ना। तो तुमने जो भेजा था वो अनकंडीशनल है ना कैफे? तो है ना तुमने वो कॉल फ्लो बना, हाँ हाँ, ये पार्टी का टास्क, ये पार्टी का टास्क, ये पार्टी का टास्क भेजता है अपना, बोलता है कि ये बंदा क्या करना चाहता है। क्योंकि जैसे ही आप देखो, जैसे ही आप कॉन्फ्रेंस करने जाओगे, आपको कॉन्फ्रेंस कौन प्रोवाइड कराता है? कॉन्फ्रेंस कौन सा एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइड, ये प्रोवाइड कराता है टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर। तो ए पार्टी का टेलीफोनी एप्लीकेशन सर्वर किसके पास जाएगा? एमआरएफ के पास जाएगा, और बोलेगा कि भैया मेरे को मीडिया मिक्स करके दो। तो टास्क भेजेगा किसको, इनवाइट किसको भेजेगा? एमआरएफ को। एमआरएफ को अपना एमएमटीएल प्रोफाइल देगा कि हाँ मैं कॉन्फ्रेंस कॉल करा सकता हूँ। और मान लो कभी कभी क्या होता है कि आपने कॉल किया, देखो दोनों दो, एक और चीज बता देता हूँ कि ए पार्टी बी पार्टी कॉल पे थे, उसने होल्ड कर दिया, ए पार्टी ने सी पार्टी को कॉल किया, और देखते हो कभी कभी आप मर्ज करने जाते हो और आपको लिखता है कि मर्ज कांट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ए पार्टी सपोर्ट नहीं करता है कॉन्फ्रेंस कॉल को। तो ये टास्क जब ए पार्टी का टास्क ही सपोर्ट नहीं करता तो कॉल कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकता है ना? तो तीनों पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ऑपरेटर कहीं कहीं भारत में, इंडिया में कभी कभी कोई कोई ऑपरेटर सपोर्ट नहीं करते थे कॉन्फ्रेंस कॉल, तो उस समय कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो सकता है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए तीनों ही पार्टी को कॉन्फ्रेंस कॉल सपोर्ट करने चाहिए। मतलब तीनों पार्टी का जो टास्क है वो कॉन्फ्रेंस कॉल को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे ही आप कॉन्फ्रेंस कॉल मर्ज करना स्टार्ट करते हो, ये आपका टास्क एमआरएफ के पास जाएगा, उसको बोलेगा कि मेरे को कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई क्रिएट करके दो, और वो कॉन्फ्रेंस फैक्ट्री यूआरआई क्रिएट करके उसको देगा। ओके, समझ में आया सबको? किसी को भी कोई डाउट है इसमें, इन सभी कॉल फ्लोज में? तो हम लोग आईएमएस का देखो, IMS2 IMS कॉल फ्लो भी देख चुके हैं, IMS2 CS कॉल फ्लो भी देख चुके हैं। IMS के सप्लीमेंट्री सर्विसेज में हमने कॉल होल्ड ऑलरेडी, कॉल होल्ड तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, कॉल फॉरवर्डिंग भी बता दिया, ये बिजी। इसी तरह से आप नॉट रिस्पॉन्डिंग, नॉट रिस्पॉन्डिंग में यहीं पे कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा, यहीं पे 181 आ जाएगा। जैसे ही ये CSCF टास्क को भेजेगा, टास्क 100 टाइम भेजेगा और क्या भेज देगा, 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, बिकॉज वो पहले ही से ही सेट है कि हमको कॉल आए तो फॉरवर्ड कर दो। तो ये इसका बी पार्टी का टास्क यहीं से फॉरवर्ड कर देगा। कॉल फॉरवर्डिंग नॉट रिस्पॉन्डिंग में यहाँ से जब तक 487 नहीं आएगा तब तक नहीं होगा। तो 487 जैसे ही आएगा नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो 487 आ जाता है, रिक्वेस्ट नॉट टर्मिनेटेड, रिक्वेस्ट टर्मिनेटेड। तो जैसे ही 487 आएगा, ये क्या कर देगा, कॉल को फॉरवर्ड कर देगा। ये भी बता दिया मैंने। अब क्या है हमारे पास, कॉन्फ्रेंस भी बता दिया। तो हमारे पास सारे कॉल फ्लो हो चुके हैं सप्लीमेंट्री के भी। तो आईएमएस में हमने सभी चीज कंप्लीट कर लिया है। आईएमएस में सप्लीमेंट्री कॉल्स भी, और आईएमएस के नॉर्मल कॉल, और आईएमएस से सीएस कॉल। एक कॉल बचता है जो बाद में मैं बताऊंगा जब एलटी पढ़ा दूंगा, तो SRVCC, सिंगल रेट वॉइस कॉल कनेक्टिविटी। आईएमएस से जब आप 3G में कॉल करते हैं तो कैसे आपका कॉल करते समय मतलब उसी को SRVCC बोलेंगे, देखेंगे उसको आके, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो उसमें LTE का कॉन्सेप्ट आएगा, MME वगैरह आएंगे वो समझ में नहीं आएगा, तो आगे देखेंगे। ओके, किसी को कोई भी डाउट पूछता इसमें? था तो इंटरव्यू में सर। CSFB भी जब तक MME नहीं समझ में आएगा तब तक नहीं आएगा, है ना? वो तो IMS है ही नहीं ना, CSFB तो LTE है ना? तो नहीं सर, मैंने माइंड CSFB ये मीडिया कॉल में फ्लो पूछ में लिया आएगा सर। नहीं? देखो मैं तो क्या बोल रहा हूँ दोस्त, डेफिनेटली पूछेगा CSCF कॉल फ्लो, लेकिन IMS में नहीं आता ना CSCF, वो 3 में हाँ फॉल बैक कर जाएगा। IMS का पार्ट नहीं है वो, मतलब CSFB भी देख लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको LTE का नॉलेज होना जरूरी है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि MME क्या करता है, MME से ही
के सारे सर्विसेज चलते हैं, CSFB भी MME के ही थ्रू होगा। तो आपको पहले LTE समझना पड़ेगा कि LTE में क्या होता है, फिर हम लोग CSFB को भी देखेंगे। ठीक है सर, कॉल फ्रॉम सर BGCF का यूज, IBCF का यूज ही नहीं आया। क्या दोस्त? IBCF का यूज नहीं हुआ सर इसमें कहीं कॉल हेलो, फ्लो में। हेलो, IBCF का यूज क्यों करोगे? नहीं इसे यूज नहीं हुआ कहीं, वो पूछ रहा मैं। नहीं, अगर आप चाहते हो, देखो IBCF जो पार्ट है वो बेसिकली SC/SCF का ही एक छोटा सा पार्ट है ना, IBCF, है ना। तो अगर उसका जरूरत पड़ता है तभी आता है, जैसे ही PSTN के पास जाता है तभी उसका कॉल फ्लो बनता है, नहीं तो वो बी IBCF के पास नहीं जाता है ना। ओके सर। ओके, तो जब उसका जरूरत पड़ेगा तब बनाएंगे, ऐसे क्यों बनाया फालतू में, उसका जरूरत नहीं था हमने तो कॉल में नहीं बनाया। ओके, अब यहाँ पे बोलोगे कि MGCF क्यों नहीं बनाया। MGCF नहीं बनाया क्योंकि उसका जरूरत नहीं है। अगर IMS टू CS का कॉल फ्लो बनाते तो डेफिनेटली MGCF बनाते। ओके, तो गाइज अभी हमारे पास दो कॉल फ्लो बच रहे हैं, क्या? CSCF CSFB का कॉल फ्लो लिख लो, CSFB हमारा है और SRVCC है। ये दोनों कॉल फ्लो जब तक LT नहीं पढ़ेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों ही डिसीजन MME से होते हैं। तो जब तक MME हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्या करता है MME, कैसे करता है MME, तब तक ये CSFB और SRVCC में नहीं समझा पाऊंगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग को वेट करना पड़ेगा जब तक हम LT ना पढ़ लें। ओके, बाकी IMS का हो चुका है, IMS टू CS का हो चुका है। अच्छा, कोई एक बंदा बताए कितने दिन हो गए आपके ये क्लास को चलते हुए, कब आपने ज्वाइन किया था? एक मिनट, अगस्त, तो अगस्त, और ये कौन सा चल रहा है महीना? अक्टूबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2 मंथ, 10-15 दिन, है ना। ओके, सो देखते हैं दोस्त, अब हम लोग कहाँ पे हम लोग अभी पहुंच चुके हैं। तो हम लोग क्या देख चुके हैं? सिप, IMS, और IMS में हमने क्या देख लिया है? आर्किटेक्चर वगैरह देख चुके हैं, और बाकी सारा IMS के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं हम लोग। IMS में CSFB नहीं आता है, तो जो भी कोई पूछे कि IMS में CSFB नहीं आता है, CSFB पुराना कॉन्सेप्ट है, IMS के आने के पहले का कॉन्सेप्ट है। कि 4G में जैसे ही कॉल करते थे तब IMS नहीं था, तो क्या होता था कि 4G में केवल डेटा के लिए पहले आया था, केवल डेटा के लिए आया था। तो जब भी हम लोग कॉल करते थे तो कॉल 2G या 3G में चला जाता था, उसी को CSFB बोलते हैं, सर्किट स्विच फॉल बैक। तो उसको देखेंगे क्योंकि वो सर पूरा का पूरा डिसीजन MME पे होगा। मेरी आवाज आ रही है सर? क्या दोस्त? मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? आवाज नहीं आ रहा है दोस्त आप। सर जैसे मैंने वोल्टी का एक्सपीरियंस डाला था सीवी में, तो अगर दोस्त आपका प्रॉब्लम है, आपका आवाज नहीं आ रहा है, या तो हेडफोन निकाल के बोलो, या कुछ तो प्रॉब्लम है, आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। हेडफोन निकाल के बोलो, हेडफोन लगाए हो क्या? सर वो बोलना चाह या रहा है आप सर, यहाँ पे जैसे अपन चैट में वोल्टी का, बोलो दोस्त, हाँ बोलो। वो बोलना चाह रहा है जैसे मैं वोल्टी अपना रिज्यूम वोल्टी का डाल रखा हूँ, तो वो क्या CSFB हो गया, 4G का पूछता है कि नहीं पूछता, वो बोलना चाह रहा है रंजीत। पूछेगा पूछेगा, लेकिन आप बोल दो कि नहीं आता है आपको, है ना। पूछने को तो सब पूछेगा, आपसे 2G भी पूछेगा, 3G भी पूछेगा, लेकिन आपको नहीं आता है तो गलत आंसर नहीं दे सकते हो ना। वो हम पढ़ेंगे, वो आगे जाके पढ़ेंगे, 4G भी पढ़ेंगे, CSFB भी पढ़ेंगे, SRVC भी पढ़ेंगे, लेकिन जितना आपको आता है उतना ही बता सकते हो ना। आप अगर नहीं पढ़े हो तो कैसे बता पाओगे, या कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करोगे, है ना। तो आप बोल दो कि मैंने ये नहीं किया है, LT का एक्सपीरियंस को हमने CV में मेंशन नहीं किया, तो CSFB का पूछता है तो बता सकते हैं कि LT का एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, आपने LT नहीं किया है तो नहीं, आपको बोल देना कि नहीं मैंने किया है।
लेकिन पूछेगा जरूर। सर तो अभी आगे आके नेक्स्ट वीक में हम लोग ये भी कवर कर लेंगे एलटी को भी, तो टेंशन मत लो, एलटी भी आपको आ जाएगा, है ना। तब सीएसएफ भी बता देना, सीएसएफ भी बता सर मैंने पूछेगा, हर परसों, आदमी पूछेगा सीएसएफ भी, पूछ, क्योंकि बनता। बोलो तो सर उसने मुझसे मैं कोई बोलो इंटरव्यू बोलो दिया क्या सर है फिर। एंट्री में, तो उसने मुझसे पूछा कि सर जो अपन हम्म सिर्फ रजिस्ट्रेशन है, उसमें जो अपन क्यूरी करते हैं डीएनएस क्यूरी, हम्म तो डीएनएस क्यूरी में क्या भेजते हैं हम्म सर? हम्म। डोमेन नेम जाता है कि एपीएन जाता है? क्या भेजते हैं तुम बताओ। सर डोमेन नेम डोमेन जाएगा नेम, ना, क्या जाएगा उसमें, एपीएन कैसे जाएगा, डोमेन एपीएन नेम ना, कैसे जाएगा। डीएनएस, डीएनएस किस पे क्वेरी करता है, डोमेन नेम है सर। उसका नाम ही है डोमेन नेम सर्वर। तो ऐसे क्वेरी करता है। मान लो कि मैंने कॉल किया, तो मेरा नाम क्या है, रजत सिंह 123@gmail.com। तो जैसे ही मैं इंटरनेट पे ये डालूंगा या खोलूंगा, कुछ भी खोलूंगा, तो ये क्या करेगा, gmail.com को इसको सर्च करेगा पहले, @ के बाहर जो लिखा है इसको सर्च करेगा, ये वाला डोमेन सही है कि नहीं है। तो जैसे ही हम लोग सिप में काम करते हैं, सिप में कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या आता है, देखो क्या आता है बस, ये आता है कि नहीं आता, रिक्वेस्ट यूआरआई यस सर, आता है ना, बता देता हूँ। यस सर। देखो यहाँ पे लिखा है क्या, रिक्वेस्ट यूआरआई लिखा है, और रिक्वेस्ट यूआरआई का यस सर, होस्ट पार्ट क्या है, ims.mnc.mcc। तो इसको सर्च करेगा वो, इसको सर्च करेगा, ये वाला जो हमारा होस्ट पार्ट है ना, इसको सर्च करता है, ऐसे लिखा रहेगा तो उसमें एक और ims.mnc.mcc. एक और चीज पूछा था सर मेरे से, जिससे अपना क्या यूए एलटी अटैच करता है, जिसको आईसीएस पीसीसीएफ का एड्रेस मिलता है, तो कौन से हेडर में मिलता है? पीसीएससीएफ का एड्रेस कौन से हेडर में मिलता है, तो मैंने बताया ना दोस्त आपको कि पीसीओ में मिलता है। पीसीएससीएफ का एड्रेस हमको कहाँ पे मिलता है, पी गेटवे देता है, पी गेटवे मैंने बताया था आप लोगों को, पी गेटवे आपको एड्रेस देता है। कौन से मैसेज में देता है, क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स में देता है। एक मिनट मैं बता देता हूँ उसके बाद, क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स में भेजता है ये आपको। और क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स के कौन से आईई में भेजता है, हेडर नहीं होता है इसमें, जीटीपी वीपी में हमारे पास आईई होता है वही मैं ना, कंफ्यूज हो गया, हेडर आई, होता नहीं है उसमें ना। नहीं नहीं हेडर नहीं होता। तो मतलब जानते हो ना सब लोग अलग अलग, देखो सबको अलग अलग एक्सपीरियंस है, तो है आप, हो सकता है कि कभी कभी आप सही हो, लेकिन इंटरव्यूअर को नहीं पता है, तब भी आप नहीं सेलेक्ट होते, बैड लक, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता, बैड लक भी हो सकता है। तो पी गेटवे क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स में क्या करता है, क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स किसके लिए, आईएमएस एपीएन के लिए, मैंने यहाँ पे बताया था, अभी हम लोग देखेंगे इसको अच्छे से। आईएमएस एपीएन के लिए क्रिएट सेशन रिस्पॉन्स में कौन से आई में, पीसीओ प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आईई में क्या भेजता है, पीसीएससीएफ का एड्रेस भेजता है। ओके, और पीसीएससीएफ का एड्रेस अटैच रिस्पॉन्स में मिल जाता है यूई को। ओके अच्छा सर, आपको एक चीज बचा सर, एसबीसी बचा सर। एसबीसी, आपने बताया था एसबीसी एसबीसी क्या पूछा, बताऊंगा, एसबीसी वो, तो इसमें कौन से अच्छा नोड एसबीसी, नोड करते हैं आपने सर एसबीसी में? हाँ एसबीसी के अंदर देखो, एसबीसी हमारा क्या है, सेशन बॉर्डर कंट्रोलर, है ना। तो हमारा जो ये हमारा, जैसे हमारा हमने देखा है क्या कि पीसीएससीएफ ये हमारा आईएमएस में पहला नोड है, राइट। लेकिन ना जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, जब कंपनी जब बनाते हैं जब इन प्रोडक्ट्स को, तो पीसीएससीएफ जो हमारा है ना, इस पीसीएससीएफ के साथ साथ 2-3 और प्रोडक्ट को ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, एसआरबीसीसी में यूज होगा एटीसीएफ, है ना, एक्सेस ट्रांसफर कंट्रोल फंक्शन, ये हमारा ऐड हो जाता है पीसीएससीएफ के साथ।
ओके, तो जब इसको ऐड कर देते हैं पीसीएससीएफ और एटीसीएफ को, तो पीसीएससीएफ नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए डिवाइस मैन्युफैक्चर जो इनको नोड मैन्युफैक्चरर कंपनी है जैसे हुआवे, एरिक्सन या नोकिया, इसको एसबीसी या एसबीजी बोलते हैं, सेशन बॉर्डर गेटवे या सेशन बॉर्डर कंट्रोलर। तो इसका मतलब ये है कि पीसीएससीएफ और एटीसीएफ एक ही नोड के अंदर इंटीग्रेट कर दिया गया है, एक ही नोड के अंदर जोड़ दिया गया है, और इन दोनों का फंक्शनलिटी एक में बना दिया गया है, और उसको क्या बोलते हैं, एसबीसी बोलते हैं। तो दोनों का अपना अपना काम। तो जब आईएमएस में कॉल जाएगा तो कौन कम करेगा, पीसीएससीएफ के पास जाएगा। और जब हम एसआरवीसीसी का कॉल देखेंगे तो इसी के अंदर, एसबीसी के ही अंदर ये काम करेगा। तब मतलब एक आदमी के अंदर दो काम बना दिया गया। तो पहले पीसीएससीएफ अकेले काम करता था, ये भी पहला नोड है एसआरवीसीसी के लिए, फर्स्ट नोड ये है एसआरवीसीसी के लिए एंट्री करने के लिए। तो इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया गया, एक ही में बना दिया गया, पीसीएससीएफ को और एटीसीएफ को। तो जब आईएमएस का कॉल आता है तो ये इसके थ्रू जाता है, और जब हमारा एसआरवीसीसी का कॉल आता है यूई का थ्रू। ओके, सर एक और तो क्वेश्चन जब पूछा हम था लोग सर, एसआरवीसीसी उसमें को देखेंगे तो ये दोनों सर जब अपने टास्क के साथ कोई चार्जिंग चार्जिंग कौन सा कम्युनिकेट करता है टास्क चार्जिंग के लिए, सीएलएफ या सीएससी कुछ ऐसा कुछ पूछा था तुम उसमें लोगों को सर। बताया नहीं गया, नहीं सर। तुम लोगों को बताया गया है, बहुत पहले ही बताया, नहीं बताया गया है, नहीं सर। तो कैसे हो सकता है? सर नहीं बताया सर, इसलिए मैं फंस गया उसमें ना। ये सुने, ये सुने हो? नहीं सर। क्यों नहीं, ये पहला क्लास में, दूसरे क्लास में बताया गया होगा। आईसीआईडी, आईएमएस चार्जिंग आइडेंटिफायर, नहीं बताया गया है? नहीं सर। हो ही नहीं सकता ना बताया गया हो। तो देखो, जैसे हमारा ना इसको चार्जिंग में हम लोग पढ़ेंगे। तो एनीवेज देखो, आईएमएस में जो हमारे पास चार्जिंग होता है उसमें भी दो तरह का चार्जिंग होता है, एक ऑनलाइन चार्जिंग और इसको ऑफलाइन चार्जिंग। तो दोनों को देखेंगे। ऑनलाइन चार्जिंग वाले को हम लोग बोलते हैं आर आर ओ आर ओ, इसको देखेंगे हम लोग आर ओ। और ऑफलाइन चार्जिंग वाले को बोलते हैं आर एफ। तो इसको भी देखेंगे, ये भी हमारा इंटरफेस है, इसलिए मैं भी ये मिस कर गया हूँ। लेकिन हाँ, ये यही तुमसे पूछना चाहता था, आर ओ और आर एफ के बीच क्या होता है। आर ओ मतलब ऑनलाइन चार्जिंग और आर एफ का मतलब ऑफलाइन चार्जिंग। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये एमटास के थ्रू होता है कनेक्टेड। तो एमटास हमारा, क्योंकि पैसा तो काटना पड़ेगा ना, आईएमएस में भी कॉल कर रहे हो तो फ्री में नहीं कॉल कराएगा ना, पैसा लेगा कॉल कराने का। तो अगर तुम प्रीपेड कस्टमर हो तो तुम्हारा चार्जिंग ऐसे होगा, ऑनलाइन चार्जिंग की तरफ होगा। और जब तुम पोस्टपेड कस्टमर होगे तो तुम्हारा चार्जिंग ऑफलाइन चार्जिंग की तरफ होगा। उस समय दोनों अलग अलग इंटरफेस हैं, देखेंगे उसको। टास्क से एक ऑफलाइन चार्जिंग की तरफ चले जाता है एक हमारा नोड। बनाना है तो बना लो इसको भी, ये भी मिस हो गया हो। ये हमारा पोस्टपेड सब्सक्राइबर के लिए टास्क से लेके इसको बना देते हैं बिलिंग, इसको लिख देते हैं, इंटरफेस का नाम है आरएफ, ऑफलाइन। ऑफलाइन ये आरएफ इंटरफेस है, चार्जिंग का इंटरफेस है आरएफ इंटरफेस। आर ऑफलाइन और हमारा अभी ये आईएमएस में हम लोग एएलटी में देखेंगे इसको, मतलब ये ओसीएस वगैरह को क्या होते हैं सब। आरओ इंटरफेस, वो ओ है, जीरो नहीं है, ओ है।
ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे अभी इसके बीच कि कैसे हमारा बिलिंग होता है। तो आईएमएस में जो बिलिंग होता है दोस्त, उसके लिए हम लोग एक आइडेंटिफायर भेजते हैं। उस आइडेंटिफायर को हमने आई थिंक पढ़ा है, लेकिन तुम लोग पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे कि नहीं पढ़े हैं। ये बोला नहीं, कॉल के समय ही बिलिंग जनरेट होगा। कॉल देखते हैं, कॉल जैसे ही हो जाएगा, कॉल के समय ये एक सेशन बिलिंग का जनरेट होके जाता है। पी चार्जिंग वेक्टर, पी चार्जिंग वेक्टर में देखो हमारे पास क्या होता है, आईसीआईडी वैल्यू होता है। ये आईसीआईडी वैल्यू हम लोग भेजते हैं किसको, टास्क को, ताकि वो चार्जिंग कर सके। तो ये वाला आईसीआईडी वैल्यू है। आईसीआईडी का फुल फॉर्म है आईएमएस चार्जिंग आइडेंटिफायर। लिखना है तो लिख लो, ये वही पूछना चाहता होगा आपसे। हाँ सर, ये नहीं पढ़ा है सर, मिस हो गई। ये फर्स्ट क्लास में आई थिंक बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद जब मैं दिया होगा तो राम पढ़ाया होगा तुम लोगों को ये सब। नहीं बाय हुए के समय मिस हो गया, मिस हो गया सर। पी असर्टेड वगैरह पढ़ा है ना, पी असर्टेड, पी अभी एसर्टेड कोर्स कंप्लीट है अभी। हाँ, अर्ली मीडियम पे एसर्टेड पानी पाई सब हो गया सर। ये ये चार्जिंग भी वेक्टर ऐड बन गया सर। पैनी वगैरह सब हो चुका है, पैनी वगैरह सब हो चुका है, तो ये भी एक ऐड कर लो। ये होता है, यूई भेजता है किसको, पीसीएससीएफ को। पीसीएससीएफ से फिर से ये टास्क के पास चला जाता है चार्जिंग के लिए। इसका नाम है आईएमएस चार्जिंग आइडेंटिफायर, आईसीआईडी। कौन से हेडर में जाता है, पी चार्जिंग वेक्टर में जाता है। ओके गाइस, सो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग क्या देखेंगे। तो प्लीज एंड प्लीज, जितना आपको क्लास में बोल रहा है आप लोग प्लीज उसको बना के भेजें, नहीं तो यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाता है और आगे का हम लोग जो सोच के आते हैं पढ़ाने को वो नहीं पढ़ा पाते, है ना। तो तुम्हारा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हमारा क्या है यहाँ पे, आज हम लोग देखेंगे कि एक मॉड्यूल हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्या हमने कंप्लीट कर चुके हैं, आईएमएस और सिर्फ पूरा खत्म कर चुके हैं। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना आता हो। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको सब आएगा उसमें। आईएमएस में पूरा चीज हम लोग कवर कर चुके हैं। आईएमएस का कॉल देख चुके हैं, रजिस्ट्रेशन देख चुके हैं, और आईएमएस कॉल में जितने भी सिर्फ नॉर्मल कॉल भी बता दिया और सप्लीमेंट्री भी बता दिया। सिप के हेडर्स आपको पता है, जैसे ये आईसीआईडी मिसिंग था तो आईसीआईडी भी पता चल गया। सिप का कॉल फ्लो भी पता है, तो आप अभी आईएमएस और सिप के कॉल के लिए 100% रेडी हैं। लेकिन एक चीज मिसिंग है इसमें, वो है क्या, टेस्टिंग नॉलेज। वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी उसके बाद हम लोग कल से एलटी के ऊपर मूव कर जाएंगे और एलटी को समझना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि दो डोमेन है। और मैं जब पहले आपका जब प्रेजेंटेशन में जब दे रहा था तो मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा नौकरी किस में आएगा, एलटी में आएगा, क्योंकि अब हम लोग डेटा के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो डेटा को देखते हुए दोनों आए तो बहुत अच्छा है, एलटी भी है और आईएमएस है, दोनों बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आपका सीवी 100% मैच करेगा रिक्वायरमेंट में, आईएमएस भी आता है, एलटी भी आता है। तो आप 100% मैच कर जाओगे, आप इंटरव्यू हर जगह एलिजिबल होगे देने के लिए। वो आपको सेलेक्ट होगे नहीं सेलेक्ट होगे, वो आप कितना पढ़ाई की हो उस पर ऊपर डिपेंड करता है ना। तो आज हम लोग देखेंगे क्या, इन दोनों से अलावा, आईएमएस और एलटी से अलावा, क्वेश्चन ये बनता है कि टेस्टिंग क्या होता है उसको समझेंगे। कि क्योंकि आप ये इंटरव्यू टेक्निकल एक्सपर्टीज हो जाएगा जब आईएमएस या एलटी बता दोगे। मान लो टेस्टिंग, तब आपसे पूछेगा कि टेस्टिंग कैसे करते हो, क्या क्या टेस्टिंग में आपने किया है, ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और वहां पे आप क्या कर जाते हो, फेल हो जाते हो। तो देखते हैं आज हम लोग अभी क्या देखेंगे, टेस्टिंग के बारे में देखेंगे कि टेस्टिंग क्या है, और ये बहुत बड़ा है। तो मैं अभी बहुत बेसिक बताऊंगा, आगे जाके हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, ये सारे मॉडल पढ़ेंगे। लेकिन अभी मैं आपको बेसिक बता दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आप इंटरव्यू ऑलरेडी देना स्टार्ट कर दिए हो। तो बहुत बेसिक में बताऊंगा, आगे जाके इसके डीप में पढ़ेंगे जब एलटी को खत्म कर देंगे तब, है ना। तो मैं अभी बहुत बेसिक में बता दूंगा आगे जाके। और इसका बुक भी मैंने भेजा था सबको, बुक है आप लोगों के पास ऑलरेडी, आई थिंक मैंने भेजा होगा, बहुत पहले भेजा था। टेस्टिंग का एक बुक था, उस बुक को आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। ओके, क्या चीज, सर बुक नहीं है सर कोई भी सर।
क्या बोला दोस्त? सर आपने कोई बुक नहीं भेजा सर, शायद मुझको जहाँ तक लग रहा है। नहीं नहीं भूखे भेजे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके ठीक है, अगर नहीं भेजा है तो मैं भेज दूंगा फिर से। टेस्टिंग का बुक है एक, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो कि टेस्टिंग क्या होता है, समझना स्टार्ट कर दो, वो है ना। तो चलते हैं, अब हमारा एक नहीं। नया टर्म जिसको मैं भेज दूंगा, फिर से भेज दूंगा। टेस्टिंग को समझना स्टार्ट करते हैं कि टेस्टिंग क्या होता है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, और हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, और हम कौन सा टेस्टिंग करते हैं, है ना। आपसे पूछेगा कि आप कौन सा टेस्टिंग करते हो, क्या टेस्टिंग करते हो, तो ये सारा क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि आप बोलेगा हाँ करते हैं, क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, ये आप यहाँ पे फंस जाओगे। अगर कोई पूछ दे कि कैसे टेस्टिंग करते हो, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कि कैसे करते हैं, तो मेरे को नहीं पता, है ना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि टेस्टिंग कैसे करते हैं और क्या होता है टेस्टिंग के बारे में। तो देखो दोस्त, हमारे पास जो टेस्टिंग होता है, टेस्टिंग का क्या काम है कि कोई भी सॉफ्टवेयर जिसको बनाया गया है, तो डेफिनेटली अगर कोई भी चीज बनाया जाता है तो किसी जरूरत, किसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है, राइट। किसी भी चीज को बनाया जाए तो उसको क्या करना है, किसी भी चीज को बनाने के पीछे उसका एक ही लॉजिक होता है कि कुछ रिक्वायरमेंट होती है, उसी के लिए उसको बनाया जाता है। तो कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे उसी तरह हमारे पास टेलीकॉम में जितने भी सॉफ्टवेयर है, जैसे हमारे पास एसबीसी है, वो क्या करता है, कॉल को फॉरवर्ड करता है, पहला एंट्री पॉइंट है, ये सारा उसका काम है। उस सॉफ्टवेयर को इसके लिए बनाया गया है, एसबीसी को। उसी तरह से हमारे पास सॉफ्टवेयर क्या है, सीएससीएफ है, टास है। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना एक यूनिक रिक्वायरमेंट है। अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो वो हमारे काम का नहीं है, राइट। तो किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने वाले लोग जो होते हैं, जो इनको बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपर। क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ये सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, इनका काम क्या है। डेवलपर्स ये क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर को बनाएंगे, इनको इनका क्या काम है, इस सॉफ्टवेयर को बनाएंगे। और सॉफ्टवेयर हम लोग जानते हैं कैसे बनता है, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज के थ्रू बनाया जाता है, उनके अंदर फ्रेमवर्क्स वगैरह लिख के हम लोग सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर को किसी भी लैंग्वेज में बनाया जा सकता है, जैसे सी++, जावा, या इन सारे लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो टेलीकॉम में मोस्टली सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, सी या C+ में बनाए जाते हैं। तो इन सॉफ्टवेयर को बनाया गया किसी एक रिक्वायरमेंट की वजह से। अब इस सॉफ्टवेयर को बनाते समय बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, या बनाने के बाद भी हो सकती है ना। तो इसी चीज को जो एश्योर करता है, जो इस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को एश्योर करता है, इस सॉफ्टवेयर के बनने की जो क्वालिटी की एश्योर करता है, उसको हम लोग टेस्टिंग बोलते हैं। टेस्टिंग का क्या काम है, क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। आपका क्वालिटी कैसा है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है या नहीं कर पा रहा है, सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है, ये सारा चीज जो करता है वो कौन करता है, टेस्टिंग करता है। ये टेस्टिंग का काम है, ये टेस्टिंग ही एश्योर करता है कि ये जितने भी सॉफ्टवेयर बने हैं ये किस तरह सही है कि नहीं है, यही इनका काम है। तो टेस्टिंग हमारे पास दो तरह से की जाती है, टेस्टिंग हमारे दो तरह से की जाती है। ये टेस्टिंग क्या करते हैं, टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो पहला चीज हमारा क्या होगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उसका रिक्वायरमेंट, ये सॉफ्टवेयर बना क्यों रहे हैं, राइट। और फिर सॉफ्टवेयर मतलब हमारा प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट और प्रोसेस, मतलब प्रोसेस होगा फिर प्रोडक्ट बनेगा, राइट गाइस। सबको पता है कि हम लोग जब प्रोडक्ट किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसका सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए, और फिर फाइनली जब बना देते हैं तो प्रोडक्ट खुद बन जाता है। तो जब हम लोग
किसी भी चीज को बना रहे हैं तो उसको भी टेस्ट करना पड़ेगा, उसी को टेस्ट करना है, उसी को क्वालिटी एश्योरेंस बोलते हैं। तो हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं वो केवल प्रोडक्ट को ही टेस्ट नहीं करते, हम लोग रिक्वायरमेंट को भी टेस्ट करते हैं कि कहीं रिक्वायरमेंट ही तो गलत नहीं है। ये भी हो सकता है ना, कभी कभी क्या होता है, कोई आया बोला कि नहीं ये कर दो, अब वो हो ही नहीं सकता, उसको कर दो, नहीं हो सकता ना, या इसमें ये गलती है, उसको पता करना। तो टेस्टिंग दो तरह से होती है। टेस्टिंग केवल ऐसा नहीं कि केवल एग्जीक्यूशन किया जाए, टेस्टिंग पढ़ के भी अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट है उसमें भी गलतियां हो सकती है, रिक्वायरमेंट गलत लिखा हो, तो हमारा टेस्टिंग भी इसी तरह से दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का टेस्टिंग होता है हमारे टेस्टिंग में, दो तरह की टेस्टिंग होती है किसी भी कंपनी में, दो तरह की टेस्टिंग की जाती है, एक होती है स्टैटिक टेस्टिंग और एक होती है डायनेमिक टेस्टिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि स्टैटिक मतलब जो भी चीज रुका हुआ है उसको हम लोग स्टैटिक बोलते हैं, डायनेमिक का मतलब जो भी चीज मूव कर रहा है उसको हम लोग डायनेमिक बोलते हैं। तो ऐसा नहीं कोई सोच ले कि इसको हम लोग बैठे बैठे करेंगे और इसको घूम के करेंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग और डायनेमिक टेस्टिंग को बताते हैं कैसे करते हैं। तो सब लोगों को ये बात क्लियर हुआ कि टेस्टिंग हमारा दो तरह से होता है, एक स्टैटिक टेस्टिंग और एक डायनेमिक टेस्टिंग। किसी को डाउट है यहां तक? ओके परफेक्ट गाइस। तो हमारे पास क्या है, दो तरह का टेस्टिंग है, एक हमारा स्टैटिक टेस्टिंग है और एक हमारे पास डायनेमिक टेस्टिंग है। स्टैटिक टेस्टिंग में क्या करते हैं और डायनेमिक टेस्टिंग में क्या करते हैं समझते हैं। तो हमारे पास स्टैटिक टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी, देखो हमारे पास प्रोडक्ट में हमको क्या करना है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, कोड। ये प्रोडक्ट हमको क्या करते हैं, कोड को चेक करते हैं, कोड को रन करते हैं, चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है, कि कोड जिसके लिए कोडिंग की गई है सही है कि नहीं है, वही हमारा काम है। और दूसरा क्या काम है तो जब हम लोग किसी भी चीज को रन करते हैं, जैसे आईएमएस के कॉल को चेक करना, रजिस्ट्रेशन के को चेक करना, या आईएमएस कॉल को चेक करना, तो उस समय हम लोग ये वाला टेस्टिंग करेंगे। कौन सा टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि तब आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी बन चुका होगा, तब आप क्या करेंगे, डायनेमिक टेस्टिंग करेंगे। मतलब आप रजिस्ट्रेशन चेक कर रहे हैं, तो जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा तभी तो आप करेंगे ना, एमएमबी बन जाएगा, सॉरी मतलब एमएमबी भी, एमएमबी एसबीसी सीएससीएफ टास्क ये सब बन जाएंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे, अभी इंटीग्रेशन भी देखेंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे तभी तो आप इनको टेस्ट करोगे। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, जब भी कॉल को टेस्ट करते हैं, जब भी हम लोग एसएमएस या डेटा को टेस्ट करते हैं, या कोई अलग अलग कॉल है जैसे आईएमएस टू आईएमएस, आईएमएस टू है, आईएमएस टू अनदर सब्सक्राइबर, आईएमएस टू आईएमएस होल्ड, ये सारा हमारा जो है, इनको जब हम लोग रन करते हैं तो ये कौन सा फेस है हमारा टेस्टिंग का, डायनेमिक फेस है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी हम लोग किसी फेस में चले जाएंगे तो इन डायनेमिक में भी अलग अलग है, इनको भी हम लोग समझेंगे। एक को बोलते हैं रिग्रेशन, एक को बोलते हैं फंक्शन, देखेंगे उनको भी, देखेंगे कि फंक्शनल क्या है, नॉन फंक्शनल क्या है, उनको भी समझेंगे। अभी आते हैं पहले वाले पार्ट पे, स्टैटिक पे। तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, तो स्टैटिक का मतलब वो चीज जो अभी इस पे कोई कोड नहीं है, ऐसा चीज जो कोड नहीं है। तो सॉफ्टवेयर में जिसमें कोड नहीं होता है उसमें हमारा होता है क्या, डॉक्यूमेंट्स। तो जो डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं ना, जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोजेक्ट के एसोसिएटेड, उनको पढ़ो, उनको समझो, और उन्हीं को, क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप तो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ जानेंगे नहीं। तो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, समझना और उनसे अपना टेस्ट केस लिखना, ये सारा हमारा प्रोसेस क्या है, स्टैटिक टेस्टिंग है। और ये बहुत अच्छा फेस है किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं स्टैटिक टेस्टिंग में। कौन सा डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा, बीआरएस या एचएलडी या फिर टैड, ये सारे, या आईएफडी, है ना। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनको पढ़ते हैं, है ना। बीआरएस को पढ़ते हैं ताकि प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, फिर एचएलडी कैसे करेंगे। तो बीआरएस का क्या मतलब है,
रिक्वायरमेंट का क्या मतलब, बीआरएस में क्या लिखा रहता है, व्हाट टू डू, क्या करना है, और एचएलडी या टैड क्या बताता है, ये किस चीज का आंसर देता है, हाउ टू डू। मतलब कि पहले हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है और उसको करना है तो कैसे करना है। तो एचएलडी या टैड आपको क्या बताता है कि कैसे किया जाएगा, और बीआरएस आपको क्या बताता है कि क्या करना है ना, क्या और कैसे, इसी का आंसर है। मतलब क्या करना है वो बीआरएस में बताएगा, आपको बिजनेस में आ जाएगा कि ये काम करना है, और कैसे करना है, उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी कितनी है, उसको कैसे किस में लिखा जाता है, एचएलडी या टैड में लिखा जाता है। तो यही हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको मिलते हैं बीआरएस या टैड। इनिशियल फिजिबिलिटी जो हमारा डॉक्यूमेंट है आईएफडी, ये प्रोजेक्ट के बहुत पहले आता है। जैसे ये प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, आइडिया वगैरह थॉट वगैरह जो आता है उसको भी लिख लेते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं आइडिया फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, आईएफडी है। तो आइडिया और फिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट भी कभी कभी लिखते हैं, कभी कभी नहीं लिखते हैं। लेकिन हाँ, मान लो कोई बिजनेस का आया, कोई बोला कि जैसे धीरू भाई अंबानी के लड़के मुकेश अंबानी बोले कि मेरे को 5G लॉन्च करना है, तो पहले सोचेंगे, तो उन चीजों को हम लोग जो है उसको लिख लेते हैं किसमें, आईएफडी में। फिर बाद में जब सोच कंप्लीट होता है तो अब ये सोचते हैं कि 5G आएगा तो कितना स्पीड पे आएगा, कितना स्पीड देंगे, कहाँ कहाँ सर्वर लगाएंगे, कैसे क्या क्या स्पीड देंगे, ये सारा चीज हम लोग लिखते हैं किसमें, बीआरएस में। और बीआरएस के बाद हमारा क्या होता है, एचएलडी। एचएलडी में हम लोग क्या लिखते हैं कि कैसे करेंगे। 5 मिनट मतलब मान लो हमको 1 Gbps का स्पीड देना है, तो 1 Gbps का स्पीड देने के लिए क्या क्या सिस्टम जरूरी है, तो हम एएमएफ लगाएंगे या एसएमएफ लगाएंगे, या ये सारा चीज हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी में चेक करते हैं। तो बीआरएस आपको क्या बताता है, व्हाट टू डू, और एचएलडी या टैड बताते हैं कि कैसे करेंगे, हाउ टू डू। ओके, तो स्टैटिक टेस्टिंग में इन चीजों को पढ़ा जाता है और समझा जाता है, प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली जाती है। इसके बाद जैसे ही हम पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट है, देखो एक ऐसे काम होता है, आपको मैं बता रहा हूँ ये। अब इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। तो मान लो हमारे प्रोजेक्ट में लेके चलते हैं एक आदमी का एग्जाम्पल। अब हमको कैसे प्रोजेक्ट मिलता है, तो नित्या को प्रोजेक्ट मिल गया क्या कि CSCF का टेस्टिंग करना है नित्या को, CSCF का टेस्टिंग करना है नित्या को। तो नित्या को कैसे प्रोजेक्ट मिला होगा CSCF का टेस्टिंग, उसको समझते हैं। तो नित्या को CSCF का टेस्टिंग कौन देगा, उसका मैनेजर देगा डेफिनेटली। उसका मैनेजर उसको असाइन करेगा क्या कि नित्या ये CSCF का टेस्टिंग आपको करना है। तो नित्या का टेस्ट मैनेजर उसको काम असाइन करेगा, मैनेजर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट मैनेजर बोलते हैं। तो नित्या का टेस्ट मैनेजर नित्या को क्या असाइन किया, CSCF टेस्टिंग असाइन किया। नित्या को लिखा, हाय नित्या, कैन यू प्लीज डू द CSCF टेस्टिंग फॉर दिस फेज 1, फेज 2, फेज 3, कुछ भी हो। अब ये जो CSCF टेस्टिंग करना है, इसका डेफिनेटली कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होगा, तभी तो CSCF को टेस्ट किया जा रहा है ना। CSCF को क्यों टेस्ट किया जा रहा है, तो ना कुछ रिक्वायरमेंट होगा। तो नित्या बोलेगा कि थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, could you please let me know the required documents, है ना। यार ये टेस्ट मैनेजर से पूछेगा कि जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट्स मेरे को भेज दीजिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये टेस्ट मैनेजर साहब ये डॉक्यूमेंट्स किसको भेज देंगे, नित्या को भेज देंगे, क्योंकि नित्या को तो पता ही नहीं ना कि CSCF में क्या हो रहा है। तो नित्या को क्या क्या डॉक्यूमेंट भेज देंगे, BRS, HLD या फिर टैड भेज दिया जाएगा। अब नित्या क्या करेगा, इन जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स इसको दोनों मिलेंगे, BRS या HLD या टैड, नित्या करेगा डायरेक्ट टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देगा, नहीं, क्योंकि नित्या को पता ही नहीं कि इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। तो नित्या इसी दिन से इस प्रोजेक्ट में बिलिंग, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट में बिलेबल हो जाएगा, बिलिबिलिटी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो नित्या भी सुपर ह्यूमन नहीं है, इसको भी पढ़ने में टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन तुम्हें नहीं पढ़ पाएगा, इसको भी समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इस फेस को ही मैंने क्या बताया, इस फेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग बोलते हैं।
तो नित्या को सबसे पहले जैसे ही प्रोजेक्ट असाइन होगा, नित्या किस फेज में चला जाएगा? स्टैटिक टेस्टिंग फेज में क्या चला जाएगा। और इसमें ये क्या करेगा, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो कैसे मिलता है, आपको ये बताना है इंटरव्यू में। मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन समझाऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन ये आपको ये बताना है कि हमको जैसे ही प्रोजेक्ट असाइन होता है, हमारे पास बीआरएस और एचएलडी या टैड आ जाता है, आपको पूछेगा कि हाउ इज योर वर्किंग एनवायरनमेंट इन योर कंपनी, हाउ यू वर्क, how your project is getting assigned to you. That kind of question you have to answer like that. Once my test manager or my relevant manager will be assigned the project to me, once I'll get a project, I'll ask for the BRS and HLD from the respective. Once they will provide that, I will start doing the static testing. आपको static testing बोलना है, ऐसा नहीं कि पढ़ते हैं, नहीं नहीं, आप static testing बोलेंगे ताकि आप उनको लगे कि आप एक्सपीरियंस हो, है ना, यही टर्म यूज किया जाता है मार्केट में। तो आप हमेशा ही जब टेस्टिंग में जाएंगे तो ऐसा नहीं करते हैं पढ़ते हैं, नहीं नहीं, तब तो आपको नहीं लेगा, तब तो ये समझ जाएगा कि ये बंदा फेक है ना। फेक नहीं बनना है, आपको वहां पे रियलिटी प्रूफ करना है कि आप रियल में यह काम ये करते हो, ये सब करते हैं, लेकिन इसको भूलते कैसे ही आपको पता नहीं है। तो बीआरएस और एचएलडी को पढ़ना हम लोग क्या बोल रहे हैं, एचएलडी को पढ़ना क्या बोलते हैं, स्टैटिक टेस्टिंग की बोलते हैं। अभी मैं लिखवा भी दूंगा इसको। तो सॉरी, ओके। तो जैसे ही आप स्टैटिक टेस्टिंग को कर लोगे, जैसे ही आपका ये स्टैटिक टेस्टिंग, आपको जैसे ही प्रोजेक्ट असाइन होता है नित्या को, नित्या कहाँ पहुंच जाता है, स्टैटिक टेस्टिंग वाले फेज में पहुंच जाता है। और क्या करना स्टार्ट कर देता है, इस डॉक्यूमेंट को पढ़ना और समझना स्टार्ट कर देता है बीआरएस और एचएलडी को। बीआरएस में क्या लिखा रहता है, क्या करना है, और एचएलडी और टैड में क्या लिखा रहता है, हाउ टू डू, कैसे करना है। अब ऐसा नहीं है कि नित्या जब इनको पढ़ेगा तो इसको भी कुछ दिमाग में कुछ आएगा क्वेश्चंस, है ना, इसको भी कुछ क्वेश्चंस बनेगा, ऐसा नहीं कि इसको 100% समझ में आ जाएगा, तो इसको क्या बनेगा, कुछ क्वेश्चंस बनेगा, इसको क्वेश्चन को समझ में आए। क्यों ये पढ़ रहा है, क्योंकि इसको टेस्ट करना है, और इसको टेस्ट क्या करना है, उसको लिखना पड़ेगा। तो हम लोग अभी क्या किस फेज में है उसको मैं समझा रहा हूँ। इसको क्या टेस्ट करना है, नित्या को टेस्ट करना है सीएससीएफ को। सीएससीएफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कहाँ पे लिखेगा, बीआरएस और एचएलडी में लिखा रहेगा, बीआरएस या टैड में लिखा रहेगा। बीआरएस में लिखा रहेगा क्या हो रहा है, और एचएलडी में लिखा रहेगा कैसे हो रहा है। तो जब ये नित्या पढ़ना इसको स्टार्ट करेगा बीआरएस और एचएलडी को, तो इसको कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ डेफिनेटली मे बी 100% समझ में आया, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो जब ये उसको क्वेश्चन आएगा तो ये क्या बोलेगा मैनेजर को कि मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरे को इसका आंसर चाहिए। तो ये क्या बोलेगा, ये टेस्ट मैनेजर को तो पता है नहीं, तो ये एक मीटिंग शेड्यूल कराएगा। मीटिंग शेड्यूल करा जाए, किसके साथ, प्रोजेक्ट के सारे लोग रहेंगे, मतलब जो इसका आंसर दे सकते हैं। तो कौन आंसर देगा इसके इसके जो भी क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन को आंसर देगा डिजाइनर, जिसने लिखा है क्या, एचएलडी। तो अगर इसको एचएलडी में कुछ डाउट है तो किससे पूछेगा, डिजाइनर से पूछेगा। अगर बीआरएस में कुछ डाउट है तो बीआरएस को कौन लिखता है, बीआरएस को लिखते हैं बीए, बिजनेस एनालिस्ट लोग लिखते हैं, है ना। बीआरएस को कौन लिखता है, बिजनेस एनालिस्ट। और डिजाइन कौन करता है, ये एचएलडी और टॉयट कैट को बनाता है, डिजाइनर बनाता है। तो जब नित्या को क्वेश्चन होगा, मान लो अगर उसको एचएलडी में क्वेश्चन हुआ, तो हाई लेवल डिजाइन में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टैड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो नित्या क्या करेगा, डिजाइनर से क्वेश्चन पूछना चाहेगा। तो ये क्या करेगा, मैनेजर इसके एक मीटिंग प्रोवाइड कराएगा। इस मीटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू। क्या बोलेगा नित्या कि मेरे को हल्का फुल्का समझ में आया है, क्या आप मेरे को वॉक थ्रू दे सकते हैं, डिजाइनर से पूछेगा, क्या आप मेरे को एक वॉक थ्रू दे सकते हैं, कि मतलब समझा सकते हैं मोटा मोटी कि क्या हो रहा है प्रोजेक्ट में। इसको क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू। तो इस मीटिंग को क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू। क्वेश्चन हुआ या डिजाइनर पहले ही क्या करता है, इस कॉल को रख देता है, ताकि वो केवल आप ही इन्वॉल्व नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होंगे। ट्रांसपोर्ट की भी टीम इन्वॉल्व होगी, कैसे आपकी इन्वायरमेंट को बनाया जाएगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी।
तो बहुत सारी प्रोजेक्ट के एक ही आप ही नहीं केवल टेस्टिंग करते हो, टेस्टिंग के साथ साथ उसके डेवलपमेंट में, उसको ट्रांसपोर्ट बनाने में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो उसके लिए ये सारा कॉल वॉक थ्रू रखा जाएगा ताकि सबको पता चल जाए कि इस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं मोटा मोटी। फिर यहाँ पे नित्या का लगभग मान लो 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, उसको समझ में आ चुका है कि क्या करने जा रहे हैं और कैसे करेंगे, समझ में आ चुका है उसको। फिर वॉक थ्रू के बाद फिर भी नित्या को एक दो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो ये क्या करेगा, फिर से जाएगा किसके पास, अपने टेस्ट मैनेजर या डिजाइन के पास। डायरेक्टली भी जा सकता है, अगर टेस्ट मैनेजर बोले कि आप डायरेक्टली जा सकते हो तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, लेकिन वो आपका टेस्ट मैनेजर आपको कैसे फ्री हैंड देता है या नहीं देता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, नित्या अब फिर से इसको कोई क्वेश्चन है, डिजाइन के पास जाएगा और पूछेगा कि भैया, मेल कर लेगा या फिर बोलेगा कि आप कॉल में पॉसिबल हो तो कॉल पे मेरे को ये चीज समझा दो, है ना। ओके, तो डिजाइन के पास नित्या जाएगा और पूछेगा कि क्या हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको प्लीज ये क्वेश्चन आंसर कर दो, या आप मेल भी लिख सकते हो या फिर आप उससे पूछ भी सकते हो कॉल पे आने के लिए। तो ये जैसे ही ये चीज हो जाएगा, अब नित्या क्या करेगा, अब इसको प्रोजेक्ट के बारे में सारी चीजें लगभग पता हो चुकी हैं। रिक्वायरमेंट एनालिसिस मतलब बीआरएस रीडिंग को क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, RA। अगर उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि क्या गलती है क्या नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर रहे हैं। बीआरएस में क्या लिखा रहता है, रिक्वायरमेंट लिखा रहता है, और उसी की एनालिसिस कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं कि गलत है सही है, हो सकता है नहीं हो सकता है, लैब में हो सकता है, लाइव में टेस्ट करेंगे, ये सारा चीज है हमारे पास। रिक्वायरमेंट हो सकता है लाइव में टेस्ट हो, एक हो सकता है लैब में टेस्ट हो, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट अलग अलग जगह पे टेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग रिक्वायरमेंट को एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या ये लैब में पॉसिबल है टेस्ट, या लाइव में पॉसिबल है टेस्ट, या हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करेंगे तब पॉसिबल है टेस्ट। ये सारा चीज हम लोग इसको समझेंगे। तो बीआरएस रीडिंग हम लोग कर रहे हैं, बीआरएस रीडिंग में हम लोग इसको समझेंगे। ओके, तो इस फेस को हम लोग, जो बीआरएस रीडिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, RA लिख लो, फुल फॉर्म RA इसको बोलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम लोग बोलते हैं। बीआरएस को पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। तो जैसे ही ये सारा झंझट खत्म हो जाएगा, ये पढ़ना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए देखो दोस्तों, इसके लिए एक अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो मे बी 1 मंथ से 2 मंथ भी लग सकता है ना। स्टैटिक टेस्टिंग का जो फेस है, जो ड्यूरेशन है, स्टैटिक टेस्टिंग का जो ड्यूरेशन है, कितना दिन तक मतलब टाइम मिलता है या कितने दिन तक करना पड़ता है। अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो 1 से 2 मंथ भी टाइम लग सकता है, क्योंकि बड़ा काम है। इसमें आपको ट्रांसपोर्ट भी बनाना है, सारा इंटीग्रेशन करना है। अभी आगे धीरे धीरे देखोगे, जब आप लोग समझोगे, बड़ा फेज है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। 1 से 2 मंथ या कभी कभी तो 3-4 मंथ भी लग जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को, केवल बनाने, समझने। और तो अभी कुछ कर नहीं रहे, केवल बना रहे हैं। बनाते समय क्या क्या दिक्कत होंगी उनको भी हम लोग स्टैटिक टेस्टिंग में समझेंगे, लेकिन बनने के बाद मेन टेस्टिंग स्टार्ट होगा। अभी हम लोग केवल बनाते समय ही क्वेश्चन हो रहा है हमको, इतना कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अब जब ये बनाना हमारे पास, ये सारा काम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्वालिटी को एश्योर कर पाए, समझ पाए कि क्या है हमारा सॉफ्टवेयर में क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे कर रहे हैं। तो जब ये सॉफ्टवेयर को समझ रहे हैं तो नित्या का क्या काम है, नित्या का मेन काम ये है, इसको कैसे टेस्ट किया जाए। तो इसको टेस्ट करना, क्या क्या टेस्ट करना है, कैसे टेस्ट करना है, इसको नित्या क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट में लिखता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, जब इसको सारा चीज समझ में आ जाएगा तो ये टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेगा। टेस्ट केस लिखना मतलब कि मेरे को क्या टेस्ट करना है ना। इसको अब समझ में आ चुका है कि CSCF का टेस्टिंग हो रहा है, क्यों हो रहा है वो भी उसको समझ में आएगा। अभी मैं एग्जांपल बता देता हूं कि मान लो CSCF का टेस्टिंग, हमारा कोई सिक्योरिटी पैच था, उसको अपग्रेड कर रहे हैं। तो सिक्योरिटी पैच को अपग्रेड करने की वजह से हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं।
तो सिक्योरिटी पैच अपग्रेड करते समय हमको क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा वो हम समझेंगे। या ऐसा एक मान लो कि प्लेटफॉर्म टेस्ट कर रहे हैं, CS आपको ये अभी क्लाउड में आप लोग समझे हो, तो प्लेटफॉर्म को बदल रहे हैं। तो अभी हमारा CSCF लेगेसी पे था, उसको हम लोग क्लाउड पे लेके जा रहे हैं। इसके लिए ये टेस्टिंग जरूरत है। क्या हम लोग कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का क्या रिक्वायरमेंट है, इस प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट है CSCF हमारा लेगेसी पे था, अब CSCF का प्लेटफॉर्म चेंज हो जा रहा है और वो प्लेटफॉर्म कहाँ पे हो जा रहा है, क्लाउड पे हो जा रहा है। तो इसको हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तो इसका हमारा क्या हो रहा है कि CSCF से लेगेसी से हम लोग क्लाउड पे जा रहे हैं। तो अब नित्या क्या करेगा, टेस्ट केस प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा और यहाँ पे टेस्ट केसेस को लिखेगा कि इसको क्या क्या टेस्ट करना है, IMS का रजिस्ट्रेशन टेस्ट करना है या क्या क्या टेस्ट करना है। तो नित्या का मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है, नित्या का टेस्ट केस प्रिपरेशन। इसी में ये लिखेगा कि इसको क्या क्या करना है। ये क्या करता है, टेस्ट केस प्रिपरेशन स्टार्ट कर देता है, टेस्ट केस बनाना स्टार्ट करता है, लिखना स्टार्ट कर देता है। कैसे लिखते हैं टेस्ट केस अभी हम दिखा देंगे, और आपको आज का काम यही है, टेस्ट केस लिखना है अपने आप से, हाथ से। मेन काम यही है। मेन काम क्या है, जब लिख लोगे तो उसको तो कर ही लोगे ना, तो जो लिख लोगे उसको तो आराम से कर लोगे। तो सबसे पहले लिखना पड़ता है कि क्या करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस प्रिपरेशन मतलब टेस्ट केसेस को बनाते हैं, लिखते हैं कि क्या करना है, IMS रजिस्ट्रेशन करना है। मान लो अगर CSCF का टेस्ट केस लिखेगा नित्य, तो क्या क्या लिखना पड़ेगा उसको, IMS का रजिस्ट्रेशन लिखेगा, IMS का कॉल लिखेगा, CS कॉल लिखेगा क्योंकि CSCF का जरूरत है उसमें, है ना, और हमारा सप्लीमेंट्री का कॉल लिखेगा। ये सारा कॉल ये लिखेगा, SMS भी लिखेगा, IMS वाला SMS, ये सारा कॉल फ्लो ये लिखेगा, ये सारा टेस्ट केसेस में लिखेगा कि मैं ये करूंगा, IMS रजिस्ट्रेशन करूंगा, IMS कॉल करूंगा, CS कॉल करूंगा, सप्लीमेंट्री सॉल्व करूंगा। और मान लो ये एयरटेल के लिए काम करता है, तो एयरटेल के लिए हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, एयरटेल के लिए हमारे पास सब्सक्राइबर दो तरह के होते हैं। एयरटेल में दो तरह के सब्सक्राइबर होंगे, कौन होगा, एक पोस्टपेड और एक होगा प्रीपेड। ठीक है, अब इनमें भी अलग अलग है। प्रीपेड में भी आप देखते हो कि बहुत तरह के कस्टमर होते हैं। क्या, कोई प्लान के हिसाब से डिवाइड हो जाता है, कोई क्या करता है 500 रुपीज वाला प्लान रखता है, कोई 1000 रुपीज वाला प्लान रखता है, अब कोई ऑफिस वाला प्लान रखता है ना, ऑफिस का भी होता है, कई सारे ऑफिस की होती है, सबका कोई ब्रॉडबैंड का प्लान रखता है, सबका अलग अलग प्लान है ना। इसी तरह से पोस्टपेड में भी बहुत सारा प्लान है। ओके, तो सबका अलग अलग प्लान है, इन सबको टेस्ट करना पड़ेगा नित्य को। तो अभी हम लोग देखेंगे बाद में आगे समझेंगे। ये हार्विक कौन है, हार्विक, हार्विक, ओके ठीक है, ओके ओके। तो हम लोग यहाँ पे थे टेस्ट केस प्रिपरेशन, यहाँ पे नित्या ने क्या किया, टेस्ट केस प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो टेस्ट केसेस में यही लिखेंगे और यही हमारा मेन काम है। हम जो करने जा रहे हैं यही हम करने जा रहे हैं, तो यही हमारा मेन काम है। हमको क्या करना है, टेस्ट केस प्रिपरेशन करना। और ये जिसको अच्छे से ये सब चीजें समझ में आई, करने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, करने में आपको केवल ट्रेस लेना है। आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, आपको टेस्ट करने को दे दिया और आपने क्या किया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस ही नहीं किया, आप ऐसे ही टेस्ट केस लिख दिए। अब करना कुछ और चाहता है और आप टेस्ट कुछ और कर रहे हैं, तो क्या होगा, रेवेन्यू का लॉस हो जाएगा या सॉफ्टवेयर में बग आ जाएगा, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, फिर आपका जॉब भी जा सकता है। तो इसकी वजह से आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा सावधानी बरतना है। क्या करना है, आपको समझना है कि क्या रिक्वायरमेंट में हो रहा है, तभी तो आप टेस्ट करोगे ना। सबसे पहले आपको पढ़ना है
समझना है। यहाँ पे जितना आप अपना माइंड सेट, यहीं पे टाइम लगता है, यही मेन टाइम है प्रोजेक्ट के लिए, और यही सबसे हार्ड टाइम है। सबसे हार्ड टाइम प्रोजेक्ट में यही है। प्रोजेक्ट जब मिलता है तभी टफ स्टार्ट होता है। जब एक बार स्टार्ट हो जाता है तब मुश्किल नहीं है। जब प्रोजेक्ट मिलता है तभी 1-2 महीना टफ लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा काम करना पड़ता है, ये भी वो भी ये भी, तब कुछ पता नहीं रहता है। तभी आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत पड़ती है। तो यही फेस, जैसे आपको जाओगे आप कंपनी में, तो ये आपको ये फेस गुजरना पड़ेगा, यही फेस गुजरना पड़ेगा। और ये आपको मैं अभी से समझा दे रहा हूँ, तो आपको उतना टफ नहीं लगेगा। लेकिन यस, इस फेस इस आपको आते समय भी आपको टफ लगेगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट एक नया, एक यूनिक लेके आएगा। हर प्रोजेक्ट एक नया है, हर काम एक नया। सॉफ्ट इंजीनियरिंग में यही एक डिफरेंस है कि आप एक ही काम बार बार नहीं करते हो। आपको हर बार एक नया काम करना है, हर बार एक नया प्रोजेक्ट मिलेगा आपको। तो हर प्रोजेक्ट का एक अलग रिक्वायरमेंट रहेगा, और यही फेस आपका इंपॉर्टेंट है। जब आपने इस फेस को पार कर लिया, तो आपका ये फास्ट फेस बहुत इजी हो जाएगा। डायनेमिक वाला फेस बहुत इजी होता है। इसमें आप ऑलरेडी लिख चुके हो कि आपको क्या करना है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस फेस में अगर आपने गलती कर दी, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपको ये फेस बहुत अच्छे से करना पड़ता है। कंपनी में जब जाते हो तो इसमें समझना पड़ता है, मीटिंग लेनी पड़ती है, काफी काम होता है इस प्रोजेक्ट, इस फेस में। ये फेस जैसे ही चला जाता है, आपका नॉर्मल लाइफ आ जाते हो आप, 2-3 टेस्ट करो, 4 टेस्ट करो और चले जाओ। लेकिन ये फेस में तो आपको मीटिंग रखना पड़ेगा, समझ, क्योंकि आप भी नए हो, या सभी लोग नए हैं, ऐसा नहीं, हम भी नए हैं। हमारा भी जब नया प्रोजेक्ट आता है तो हमको भी समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। सबके लिए यही है। तो हर बार आपको यही प्रॉब्लम होगा। हर बार आपको बेसिक आइडिया आपको आईएमएस का रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट तो डेफिनेटली नया आएगा, हर बार नया प्रोजेक्ट आएगा। तो नित्या का क्या काम है, टेस्ट केस को प्रिपेयर करेगा। अब ये जब टेस्ट केस को प्रिपेयर करेगा तो एक्सेल में लिखते हैं, मैं अभी दिखा भी देता हूँ। तो टेस्ट दिखाई देता हूँ ताकि थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रहे। देखो ऐसे टेस्ट केस को लिखते हैं, मैं अभी भेज दूंगा ये सारे टेस्ट केस। इसमें क्या रहता है, टेस्ट नेम रहता है, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, इसमें लिखते हैं क्या करने वाले हैं ना, वो लिखते हैं, क्या करने वाले वही लिख देते हैं। तो हमारा यहाँ पे टेस्ट मैंने लिख दिया क्या, आईएमएस, तो ये कॉल का है हमारा, ये कॉल, यहाँ पे एरिया हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉल को टेस्ट कर रहे हैं, आईएमएस को। तो हम लोग इस टेस्ट में क्या करना चाहते हैं, टेस्ट टू वेरीफाई ए पार्टी ऑन वोल्टी एबल टू कॉल बी पार्टी ऑन वोल्टी। मतलब दोनों वोल्टी पे है, कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये टेस्ट कर रहे हैं। ये सारा काम मैं लिखा दूंगा, अभी एक समझा भी दूंगा। पहले ये खत्म कर लेते हैं स्टैटिक फेस। तो जैसे ही नित्या ने ये टेस्ट केस लिखा, तो नित्या ने टेस्ट केस लिखा, मान लो उसका वर्जन जो है, पहले बार जो टेस्ट केस लिखा है उसका जो वर्जन रहेगा हमेशा ही, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 0.1 से स्टार्ट होगा। अब नित्या ने टेस्ट केस लिख लिया, और ये नित्या ने टेस्ट केस किसके पास भेज दिया, अपने टेस्ट मैनेजर के पास भेज दिया कि सर ये देखो मैंने ये टेस्ट केस लिख दिया है, आप इसका रिव्यू कर लो। तो ये क्या करेगा, ये जो टेस्ट मैनेजर आपका है, ये आप किसको भेजोगे, टेस्ट मैनेजर को भेजोगे। भेज भी सकते हो, नहीं भी भेज सकते हो, लेकिन यूजली भेजना चाहिए। तो ये टेस्ट मैनेजर आपका टेस्ट केस को रिव्यू करेगा, मतलब रिव्यू मतलब चेक करना, चेक करेगा, चेक करके बोलेगा नित्य ये टेस्ट केस तो सही है, इसमें कुछ और ऐड कर दो, या ये टेस्ट वैलिड नहीं है, इनको हटा दो। तो आप क्या करोगे, ठीक है बोलोगे, ओके, अगर वो सही बोल रहा है तो। नहीं तो आप उससे बोलोगे कि नहीं, आपने जो लिखा है वो सही लिखा है। तो अगर वो सही बोल रहा है, अगर हाँ आपके में कुछ और चीज ऐड करना है, तो आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर को देखो कैसे हम लोग वर्जन चेक बनाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए। तो जैसे ही आपको बोलेगा टेस्ट मैनेजर रिव्यू करके कुछ अपना कमेंट दे देगा। कमेंट का मतलब कि ये ऐड कर दो, ये रिमूव कर दो, और ये और देख लो, पढ़ लो यार कैसे है, कमेंट लिखेगा। तो ये हमारा, जैसे ही आपको कमेंट देगा आप उसके कमेंट को अपग्रेड करेंगे। लेकिन अब जब आप ये वर्जन भेजेंगे तो वर्जन चेंज हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा 0.2, 0.2। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, फिर से आप टेस्ट मैनेजर को ही भेज रहे हैं, उसी का रिव्यू ले रहे हैं। इसके लिए भेज रहे हैं, रिव्यू के लिए भेज रहे हैं।
मैनेजर रिव्यू के लिए भेज रहा है। अब आपका क्या होगा, टेस्ट मैनेजर आपका ये कॉल को रिव्यू कर लेगा। रिव्यू करने के बाद क्या करेगा, आप आपका ये बोलेगा हाँ मेरे लिए आप सही लिख रहा है, लेकिन टेस्ट मैनेजर तो प्रोजेक्ट का नहीं काम कर रहा है। डिजाइनर आपको बताएगा कि हाँ एग्जैक्टली आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि उसी ने बनाया है कोड, कोड तो वही लिख रहा है। तो आपको अब यहाँ पे जाना पड़ेगा किसके पास, डिजाइनर और डेवलपर के पास। ये अब आप टेस्ट केस किसको भेजोगे, पहले बार में आपने अपने मैनेजर को भेजा, मैनेजर ने आपको कमेंट दिया। अब ये आप किसको भेज रहे हो, मेन आदमी को, जो इसने लिखा है, जिसने टेस्ट केस लिखा है। आपने वर्जन 0.2 किसको भेज दिया, डिजाइनर को भेज दिया या फिर डेवलपर को भेज दिया। डेवलपर को भेज दिया है ना, डिजाइनर या डेवलपर को भेज दिया। डिजाइनर या डेवलपर क्या करेगा, इसको रिव्यू करेगा कि आप जो वो लोग टेस्ट केस चाहते थे वो सही है कि नहीं है, वो रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद हो सकता है कि वो बोले कि आपका टेस्ट केस सही है, आपने 100% रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमको क्या करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उसी को टेस्ट करना है। ये जितना भी रिक्वायरमेंट हमारा है उसको टेस्ट करना है। हो सकता है आपने 100% रिक्वायरमेंट कवरेज कर लिया हो, तो हम लोग रिक्वायरमेंट कवरेज होना चाहिए 100, जो आप टेस्ट केस लिखे हैं वो रिक्वायरमेंट के साथ मैप होना चाहिए। तो अगर आपने यहाँ पे वो बोला ठीक है, या फिर अपना कुछ कमेंट दे सकता है। यहाँ पे मान लीजिए आपको कुछ कमेंट दे दिया, कमेंट दे दिया कि अपडेट, कुछ भी ऐसे कुछ भी अपडेट दे दिया कि ये भी ऐड कर दो। तो आप क्या करोगे, फिर से उसको ऐड करोगे और ऐड करके फिर से भेजोगे किसको, डिजाइनर के पास। अप्रूवल लेने के लिए हम लोग भेज रहे हैं इनको, हम लोग अप्रूवल लेने के लिए। अभी हमारा, अभी हम लोग रिव्यू के लिए भेजे थे, अब हम लोग इसको भेजेंगे 0.3 में, क्या बोलेंगे, रिव्यू करने के लिए आर, इफ, क्योंकि आपको उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा। इफ लुक्स ओके कैन यू प्लीज अप्रूव। क्यों अप्रूव करा रहे हो, ताकि आपके ऊपर कोई गलती ना बोल दे कि आपने अप्रूव नहीं कराया था, है ना कोई, क्योंकि आप ही नहीं केवल इसका जिम्मेदार हो ना, आपने टेस्ट केस लिखा, आपने समझ लिया। अब आप पूरा रिक्वायरमेंट पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, लिख चुके हो। अब आप क्या करते हो कि आप डिजाइनर के पास एक एश्योरेंस ले लेते हो कि हाँ मैंने जो लिखा है वो सही है कि नहीं है। वो बोलेगा कि हाँ आपका सही दिख रहा है, वो अप्रूव कर देगा। तो जैसे ही वो आपका अप्रूव कर देगा, आपका भी हेडेक थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ वो जो बोल रहा था वो आपने मैप कर दिया, मैच कर लिया है। तो इससे क्या होता है कि क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाती है, और रिक्वायरमेंट का हम लोग कोई मिस नहीं होता। इससे एक यही फायदा है। तो जैसे ही ये अप्रूव कर देगा, अब हम लोग फाइनल जो हमारा ड्राफ्ट बनेगा, ये जो हमारा फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, इत्याग को जो फाइनल ड्राफ्ट मिलेगा, अब ये वर्जन 0 नहीं रहेगा। अब ये जो फाइनल ड्राफ्ट ये है जिसको हमको टेस्ट करना है, फाइनल ड्राफ्ट क्या हो जाएगा, वर्जन 1. तो जो रिक्वायरमेंट था उसको हम लोग फाइनली मैप कर चुके हैं। एवरीथिंग इज ओके। हमारा डिजाइनर से भी सब चीज ओके है, प्रोजेक्ट मैनेजर भी अप्रूव कर देगा, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर तो टेक्निकल है नहीं। जब डिजाइनर अप्रूव करेगा तो प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव कर देगा। वो टेस्ट केस डेफिनेटली देखेगा, वो भी कुछ आइडिया दे सकता है, ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं आइडिया दे सकता है। लेकिन हाँ अगर आप सब चीज सही है तो फाइनली जो आपको ड्राफ्ट मिलेगा जिसको आपको टेस्ट करना है, वो आपको क्या मिलेगा, 1.0। ये आपका स्टैटिक टेस्टिंग का फेस है। यहाँ पे आपका स्टैटिक टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है। तो स्टैटिक टेस्टिंग का मेन काम क्या है, टेस्ट केस प्रिपरेशन करना। लेकिन टेस्ट केस प्रिपरेशन करने के लिए आपको उस डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मीटिंग करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस है आपकी कंपनी में, हर कंपनी में लगभग होता है। ओके, तो ये आपका प्रोसेस है। इसमें लगेगा 2 महीना। जो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे असाइन होगे तो 1 महीना 2 महीना लगता है इन प्रोजेक्ट में। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको सबसे पहले इसी में जाओगे, यही समझोगे। ओके, तो किसी को अगर कोई प्रोजेक्ट कोई पूछे इंटरव्यू में कि आपको प्रोजेक्ट असाइन होता है तो आप कैसे काम करोगे, है ना, तो इसका आंसर यही है कि अगर आपसे पूछे कि हाउ यू विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और हाउ यू विल गेट असाइंड योर प्रोजेक्ट
और हाउ यू आर वर्किंग इन योर कंपनी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर यही है कि once I will be assigned for any project by test manager, I will ask for the required document, that will be the BRS, HLD, LLD or TAD. Once I receive them BRS and HLD, I'll start going through them, मतलब पढ़ने को बोलते हैं going through them. तो I'll start reading these BRS and HLD. To get a better understanding, we will have a call with the designer to understand more about the project. Once we have the walkthrough of the project, we will have the basic idea what project is going on. So we will do the requirement analysis for the BRS to have a better understanding what the requirement is and when we are going to test this, and this is a testable or not. So once that is done, I'll start preparing the test cases and what we have to execute in the dynamic phase. Dynamic phase को मैं अभी लिखवा दूंगा कि कौन कौन सा phase है उसमें. In a dynamic phase, so we have written the test cases like registration, call, CS call, supplementary calls, SMS, and MMS. So once that is done, I'll send the test cases to my test manager. He will review the test case and give his comment. I will update his comments and send it back for his review. Once he looks okay, then I'll forward that test case to the designer and developer for their review and comment. If they will give any comment, I will add that comment and finally send it for them to review and approval. Once they will approve it, we are ready to go for the dynamic phase. So ये हमारा static phase का पार्ट है. किसी को कोई इसमें डाउट है कि कैसे हमारा प्रोजेक्ट हमको मिलता है, कैसे हम प्रोजेक्ट को काम करते हैं? किसी को डाउट है इसमें? नो सर. अगर कोई पूछेगा इंटरव्यू में तो बता दोगे ना कि कैसे होता है सारा काम. तो इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन कैसे देते हो? कोई एक बंदा जो भी इंटरव्यू दिया, कौन दिया इंटरव्यू? कैफी दे दिया इंटरव्यू, राइट? कैफी कैफी और कौन इंटरव्यू दिया है? रजनीश, अनिल, नित्या, रवि, अरमान. अभी तो कोई बोल रहा था इंटरव्यू दिया. हाँ, कैफी आजमी बोल रहा था. कैफी आजमी, आवाज आ रही मेरी? यस सर, आवाज आ रहा है. कैफी आजमी को नहीं आ रहा है क्या मेरा आवाज? ओके, मे बी कुछ वॉइस का प्रॉब्लम हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन हाँ, अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन जब दोगे तो इंट्रोडक्शन में ये सारा पार्ट इंक्लूड करोगे कि वी विल एग्जीक्यूट द स्टैटिक पार्ट एंड वी विल गो फॉर द एग्जीक्यूशन. ये सारा चीज आपको इंट्रोडक्शन में बोलना है ना? जब तक आपका इंट्रोडक्शन बेहतर नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगा. तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा रखना है. जब भी आपको बोले कि आप अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में, तो आपको ये सारा यहीं से स्टार्ट करना है. जैसे हाय माय नेम इज रजत, या ऐसे ही स्टार्ट करो, जो भी आपको बेसिक लगे. हाय माय नेम इज रजत, आई हैव अराउंड 5 and 6 years of experience in a telecom domain. Currently I am working on this. मतलब अगर आप CSCF बोलना चाहते हो तो currently I am working on CSCF testing. In that we are doing in a static phase. So ऐसे आपको इंटरव्यू देना है. इंटरव्यू में आपको इस ऐसा इंटरव्यू देना है कि आपको लगे, आपको बताना है कि आप टेस्टिंग से बिलोंग करते हो और आप ये चीजें समझते हो. स्टैटिक टेस्टिंग क्या होता है, डायनेमिक टेस्टिंग में रिग्रेशन क्या होता है,
फंक्शनल नॉन फंक्शनल में कैसे कैसे पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपका इंट्रोडक्शन जब इफेक्टिव हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप इंट्रोडक्शन देना स्टार्ट कर दोगे, तो आपके होने के जो चांसेस हैं, जो इंटरव्यू में होने के जो चांसेस हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना। तो आप इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा फोकस करो, जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो सबसे पहले, कि ऐसा नहीं है कि आप बीटेक वगैरह के बारे में बात करो। जब भी आप स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन, तो आप अपने एक्सपीरियंस से स्टार्ट करो। एक्सपीरियंस के बाद आपको क्या आता है, आप किस प्रोजेक्ट पे काम करते हो। जैसे उसके बाद आप प्रोजेक्ट के बाद बताओ कि आई हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग अबाउट सिप एंड डायमीटर प्रोटोकॉल। जैसे एलटी ऐड होगा तो एलटी को भी बताना पड़ेगा। एंड सिप आई हैव अ वेरी गुड कमांड इन दैट इन आईएमएस calls and the SIP calls. I'll check this. जितना भी आपको टाइम मिले 3 या 4 मिनट बोलो उसमें कम से कम, है ना। और अपने बारे में बेहतर रिप्रेजेंटेशन करो, अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रखो। जब आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली आपका पहला ही पॉइंट इंटरव्यू का मेन होता है। तो आप अगर इंट्रोडक्शन अच्छा दोगे तो आपको बेनिफिट करेगा ऐसा। ओके, तो आज के क्लास डाउट है क्या चीज? रैंड? बस ऐसा ना ना ना, रैंड मत बताओ। रैंड मत बताओ। रैंड इज एक्चुअली, मत बताओ। जो करेंटली कर रहे हो उसी को बताओ। और लाइक आई हैव एक्सपीरियंस इन IMS नोट्स लाइक CSCF टास एंड दिस ऐसे ही बताओ, है ना। रैंड का स्किप कर दो, रैंड जरूरत नहीं है। जब वो पूछेगा तब बताओ। नहीं नहीं, रहने दो रहने दो रहने दो, लेकिन अगर वो नहीं पूछता है तो मत बताओ, अगर वो पूछता है तभी बताना है। ओके, लेकिन आप अपने इंट्रोडक्शन में मत इंक्लूड करो रैंड को। आप कोर पे ही रहो। जो भी आप कोर में अभी पढ़े हो IMS या सिप के बारे में, उसी को बताओ। आगे जाके जब आएंगे तो LT के बारे में भी ऐड कर देना। ओके, और किसी को कोई डाउट है इसमें आज की क्लास में? गाइस, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे आगे का एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं और क्या क्या फेसेस होते हैं। देन वी विल मूव टुवर्ड्स द LT। ओके, ओके, बाय बाय।